DGISPR की ब्रीफिंग सिक्योरिटी मामलात से सियासी मामलात तक जा पहुंची। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इरादी करार देते हुए कहा इन लाइंस के छेड़ने पर ताश पैदा होगा। I had requested a meeting with my wife on humanitarian ground. I'm really thankful to the government of Pakistan. पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी पर भी भारतीय इल्जामात की बौछार। भारतीय वजीर खारजा ने कुलभूषण मुलाकात को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करार दिया। मुलाकात से पहले तमाम तरीक़ाकार बता दिया गया था। पाकिस्तानी मौक़िफ़। वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने अपनी इक़्तिसादी टीम तैयार कर ली। क्या दौरे हुकूमत के आखिरी मरहले में पावर प्ले का मुज़ाहरा हो पाएगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जब गुज़िश्ता इतवार को ख्वाजा साद रफीक ने तकरीर में आर्मी चीफ की सेनेट को ब्रीफिंग के हवाले से बात की थी तो 4 रोज़ गुजरने के बाद सब भूल चुके थे। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब एक सवाल पूछा गया तो एक खामखा का तनाज़ा भी छिड़ गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि फ़ौज के सरबराह ने डंके के चोट पर खुलकर जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी तसलसल की हिमायत की है। इसकी तायीद की जानी चाहिए। सिर्फ हमें नहीं करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजिम है। उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जो छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं। इसके बारे में एक सहाफ़ी ने मेजर जनरल आसिफ गफूर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है और आर्मी चीफ के अहकामात पर बगैर सवाल पूछे अमल दरामद होता है। यानी कि फौज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान महाज आराई तो लगता है कि जारी है। जब भारतीय मीडिया और भारतीय वजीर खारजा जूतों, मंगलसूत्र और कुलभूषण और उनके अहले खाना के दरमियान शीशे के हवाले से पाकिस्तान की नीयत पर शक करे तो जाहिर यही होता है कि जब ठोस तनकीद ना हो तो बाल की खाल उतारी जाती है। आखिरकार इस मुलाकात से पाकिस्तान को कुछ खास हासिल तो नहीं हुआ, ना आलमी अदालत इंसाफ में चलने वाले केस पर और ना ही पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। कुलभूषण जाधव जासूस है और ये मुलाकात इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर हुई थी। ताहम भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता और हुकूमत के पास अब करीबन 5 माह बाकी हैं और नई इक़्तिसादी टीम की तकर्री हो चुकी है। किस अरसे में डार की कोताहियां और गलतियों का अजाला किया जा सकेगा? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस मुल्क में सियासी जमातें बनाई गई, तोड़ी गई, मसनूई सियासी जमातें बनाई गई, उन्होंने सारा सत्यानाश किया। अब ये जो इनके साथ हो रहा है एमकेएम पाकिस्तान के साथ, इसकी हम हमायत नहीं कर सकते क्योंकि जब फीडर में बच्चों को दूध पिला के उनको आप सियासतदान बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर काम खराब ही होगा, कभी काम ठीक नहीं होगा। वो जो स्टेटमेंट है वो इट डजंट अपीयर टू बी अनइंटेंडेड एंड द स्टेटमेंट इज वेरी इररिस्पांसिबल एंड अनवारंटेड बिकॉज यू आर टारगेटिंग द चेन ऑफ कमांड एंड द सबऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी वो मुल्क में चल रही है, उनकी अपनी डोमेन है, तो आर्मी इसका कोई किसी किस्म का रिस्पांस जो है इस तरीके से नहीं देना चाहती। इट इज़ द डोमेन के अवाम खुद डिसाइड करें कैसे है और अगर कोई साजिश है तो दे शुड कम अप विद एविडेंस के क्या साजिश है। ख्वाजा साद रफीक का बयान और उस पर रद्द अमल आर्मी की तरफ से, आर्मी के तर्जुमान की तरफ से इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट चेंज के वजीर और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब वक्त देने का। आपने दोनों बयानात तो सुने, आपको लगता है कि DGISPR ने जो कहा कि ख्वाजा साद रफीक का बयान इरादी था, क्या वाकई इरादी था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस तरह के बयानात जो हैं बाज़ वक़ात हालात के तहत आ जाया करते हैं मुख्तलिफ अतराफ़ से और उसका एक कंटेस्ट होता है सियाक़ व सबाक़, जो उस बयान देने वाले ही को पता होता है क्या है क्या नहीं है। मुझे और आपको वो सियाक़ व सबाक़ नहीं पता लगता, हम अंदाजे लगाते हैं कि ये जो बयान लेकिन ये आपके ही एक पार्टी के बहुत अहम लोग हैं, रहनुमा ही पार्टी और जो लाइंस वो कह रहे हैं वो आपकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग आपके समेत आप भी इसमें शामिल हैं कहते रहे हैं। नहीं, बात यह है कि हम हुकूमत में है ना, तो हुकूमत को चूँकि बहुत सारे काम कर रही होती है तो उसमें फिर इस तरह के मसाइल पैदा भी हो जाते हैं। देखें, अनयूजुअल वाक़यात तो हुए हैं ना, 2014 से हो रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत आई है। बहुत अच्छे अच्छे काम हमारी हुकूमत ने किए हैं लेकिन उसमें रुकावटें भी तो खड़ी की गई हैं ना। मैं ये किसी पे बाकायदा नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा, लेकिन अनयूजुअल वाक़यात जब होंगे तो बयानात भी अनयूजुअल ही आएंगे। अच्छा, तो आपने जैसे 2014 का जिक्र किया, आज भी DGISPR ने कहा कि अगर कोई साजिश है
नवाज शरीफ साहब कहते आए हैं साजिश है, तो सबूत पेश करें कौन साजिश कर रहा है, कौन कर रहा है। 2014 का धरना था, आपने भी जिक्र किया कि कौन साजिश कर रहा था, और उसके बाद नतीजा आप देख लें। देखें, बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े वाक़यात जो होते हैं ना, मैंने तो खुल के कहा, आज भी कहता हूँ कि साजिश के तहत ही हुए हैं। और ये साजिश मैंने ये भी खुल के कहा कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है जो मुस्तकिल बुनियादों पे। सुन ले 2014 में तो आपने बैनुल-अक़वामी साजिश, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने उस वक्त भी इसलिए कहा था कि सी पैक तो हो चुका था। मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये होता ये है कि ये जो ग्रेट गेम है ये मुस्तकिल बुनियादों पे चलती रहती है, और ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मफादात होते हैं। निज़ाम अभी इतने ज़्यादा मजबूत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सबूत, देखिए इल्ज़ाम लगाना आसान है, सबूत क्या है? सबूत तो पेश करें, कौन साजिश कैसे कर रहा है, किसके जरिए कर रहा है। वाक़यात के ऊपर तबसरा जो होता है ना, उसके सबूत हर एक नहीं पेश कर सकता। एक वाक़या होगा, अब आप मुझसे मसलन ये एक वाक़या हुआ है ना, उसमें आप मुझसे ले रही हैं, यानी कि जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन दोनों बयानात से, तो मुझे कोई ना कोई तबसरा तो करना है ना। अब उस तबसरे का मुझसे सबूत मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? नहीं, अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि जो DGISPR है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी बात की, और जाहिर है आप नुमाइंदगी करते हैं अपनी क्या पार्टी मियां के। नवाज शरीफ? उनका यही कहना था कि सबूत पेश करें, हम वैसे तबसरा नहीं करना चाहते, ये पॉलिटिकल डोमेन है, लेकिन अगर कोई शवाहिद है, नवाज शरीफ के बारे में तो कोई बात नहीं की। जी बिल्कुल उन्होंने की थी। क्या एग्जैक्ट अल्फाज? ये एग्जैक्ट अल्फाज तो यही है, मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्ट उनके अल्फाज ये हैं कि अगर कोई ऐसी बात है हम इस पर खामोश रहेंगे, ये सियासी मसाइल हैं, डोमेन है, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में सबूत पेश किए जाएं। तो वो बात अपनी जगह ठीक है। देखें, बात ये शुरू हुई है सेनेट में, जो ब्रीफिंग जिसमें मैं मौजूद था, मैंने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना अभी भी कहूँगा। मुझे ये पता है कि वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है। ये जो सिविल मिलिट्री जो मतलब कि एक मसला है बड़े तवील अरसे से, उस पर डायलॉग भी हुआ है और उसमें एक दूसरे के करीब भी आए हैं, और यही दुनिया में मुरव्वजा तरीक़ा होता है। मसाइल ज़रूर रहेंगे। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना जी एक पेज पे आ गए, ये कभी भी ना आए हैं ना आएंगे। ये मेरी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, क्योंकि ट्रेनिंग अलग है, सिविलियन क़यादत और जो सियासी क़यादत एक पेज पे हो नहीं सकते। इसलिए नहीं सकता कि दोनों की ट्रेनिंग अलग है, दोनों अपने लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। इवन मीडिया जो है, इनका अपना एंगल होता है, सियासतदानों का, हालांकि ये करीब है। तो ये एक पेज वेज नहीं होता। होता क्या है कि आप डायलॉग करते हैं। जब डायलॉग करते हैं तो आपके मुश्तरका जो मकासद हैं वो हासिल करने के लिए आपका सफ़र शुरू हो जाता है। ये जो सेनेट में जो कुछ उस दिन हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा इक़दाम था, और मैंने ये कहीं पे कहा भी है कि ये 2 मीटिंगें होनी चाहिए साल में, एक कौमी असम्बली में और एक सेनेट में। इससे होगा ये कि ये जो इधर उधर की बातें होती हैं ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई अनयूजुअल बयान आएगा, ना ही कोई अनयूजुअल उसकी रिजेक्शन आएगी। लेकिन आप देखिए, इतनी अच्छी ब्रीफिंग हुई, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान, शरारतों का जिक्र किया, वो लोग जो आर्मी चीफ के अहकामात पर ज़ाहिर अमल दरामद नहीं करते, और फिर रद्द अमल। तो फिर देखिए, साद रफ़ीक क्या फ़ायदा हुआ मीटिंग में नहीं थे ना। साद रफ़ीक, मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक का कंटेस्ट मुख्तलिफ होता है। साद रफ़ीक को क्या पता उस मीटिंग में क्या हुआ है, इधर उधर से सुनी होगी ना, थे तो नहीं ना वो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक बड़ा अच्छा डायलॉग हुआ, आर्मी चीफ ने 3 घंटे सवालात के जवाब दिए, और कोई ये जो खबरें आ रही हैं कि ये हो गया, कुछ नहीं, बड़े नाइसली सब दोनों लोगों ने, दोनों यानी कि जो तरफैन थे उन्होंने बिहेव किया है। कोई गुस्सा नहीं किसी ने किया, बड़े दिल करके लोगों ने बातें भी की हैं, सवाल जवाब भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा, आर्मी चीफ के साथ तो डायलॉग हुआ, उनकी जमहूरी तसलसल के हवाले से तो बात बहुत पॉजिटिव हमेशा हर तरफ से रही है, लेकिन कोई रोग एलिमेंट्स हैं? परवेज़ मुशर्रफ ने भी रोग एलिमेंट्स की बात की। परवेज़ मुशर्रफ से बड़ा रोग एलिमेंट कौन हो सकता है? लेकिन है अगर कोई रोग एलिमेंट था ना, तो सबसे बड़ा रोग एलिमेंट परवेज़ मुशर्रफ था। लेकिन है आर्मी के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो शरारतें करते हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, परवेज़ मुशर्रफ की मैंने बात की ना। देखना, अच्छा, उनको छोड़ के बेनज़ीर का बेटा ये कह रहा है, वो नारे लगा रहा है कि मुशर्रफ कातिल है, तो इससे बड़ा रोग और कौन हो सकता है? अच्छा, मुशर्रफ के अलावा कारगिल जिन्होंने किया, मुशर्रफ के अलावा कोई रोग कारगिल जिन्होंने किया 4 जब बंदों ने। सवाल,
मुशर्रफ के अलावा रोग एलिमेंट्स हैं? रोग एलिमेंट हर जगह पे होते हैं, इंसान है ना, इंसान मुख्तलिफुल मिजाज होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, एक तरह नहीं सोचते, कुछ नेगेटिव सोच होती है, कुछ की पॉजिटिव होती है, कुछ डिसिप्लिन में होते हैं, कुछ डिसिप्लिन में नहीं होते। तो रोग, दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे ये रोग एलिमेंट नहीं है? इसके साथ ही दुनिया चलती है, वरना तो अगर रोग एलिमेंट ना हो तो दुनिया में अमन ही अमन हो, हर तरफ हरा ही हरा हो। यानी कि आपका कहना है रोग एलिमेंट है, मुशर्रफ रोग एलिमेंट। अब मुशर्रफ ये भी कहते हैं कि उन पर तनकीद करना, आर्मी पे तनकीद करने के इसको मवाजना किया जा सकता है। जी वाह, बात यह है कि मुशर्रफ साहब जब यहाँ पे आर्मी चीफ थे तो मुल्क के क्या हालात कर दिए थे उन्होंने, उस पर तनकीद करने का मतलब आर्मी पे तनकीद करना नहीं है। ये आर्मी के उन लोगों को सलाम है जो कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो डायलॉग हुआ है सेनेट में, अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पे होगा तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हुकूमत ही नुमाइंदा होगी, और होती भी है। फौज के अगर खिलाफ कोई बात करेगा तो हुकूमत उसके लिए लड़ेगी, हुकूमत उसका जवाब देगी, और देना भी हुकूमत को चाहिए, वजारत दफा को देना चाहिए। ठीक है, अब फौज के लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनके खिलाफ अगर कोई एक लफ्ज भी कहता है उसको सनप करना चाहिए कि कौन करे, हुकूमत खुद करे, हुकूमत खुद करे। अच्छा, अब ये तो आज की कुछ बयानात वाक़यात थे। कल शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले गए, अचानक से हुआ, उनकी टीम को खुद नहीं पता था, तो क्या वजह थी? क्या इससे कोई ताल्लुक़ है कि उनको नामजद किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के पोस्ट के लिए? देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने जहाज़ भेजा है वो बहुत बड़े लोग हैं, मुझसे आप इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि चाहे शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों या PMLN हो, हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है सऊदी गवर्नमेंट, स्पेशली इस फैमिली का। और शहबाज शरीफ को बुलाने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ के भाई को बुलाया है, और शहबाज शरीफ को बुलाने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ जिस पार्टी में है और उसका लीडर नवाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ का भी लीडर नवाज शरीफ है, उसको बुलाया ना उन्होंने। अच्छा। तो भाई बात यह है कि अगर बुलाया है तो अच्छी बात है ना, उसमें कुछ बैनुल-अक़वामी और कुछ कौमी बातें ही होंगी, मुस्बत ही होंगी ना, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया का हमारे जो कौमी बातें उनसे क्या ताल्लुक? देखें, बात यह है कि कौमी बातों से हर एक का ताल्लुक होता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे मुल्क हैं, हम भी बहुत सारे मुल्कों की कौमी बातों में हिस्सा तो लेते हैं ना, हमें लेना भी चाहिए। आज हमारा जो एक्स आर्मी चीफ है, अगर वहाँ पे एक 36 मुल्कों की फ़ौज का चीफ है, तो ये दूसरों की कौमी मामलात आ जाते हैं ना इसमें भी, और हमारी हुकूमत की मंजूरी से गया है ना। सऊदी अरेबिया का है, लेकिन जैसे अमेरिका का नहीं है। देखें, बात ये अमेरिका का, बैनुल-अक़वामी साजिश की अमेरिका जब बात बहुत करते हैं। सारे देखें ना, सऊदी अरब ने कितने मुसलमान मुल्कों के लोगों को वहाँ पे पनाह दी है ना, तो इसको आप कह लें कि ये जो कौमी मामलात में मुदाखलत है, मुदाखलत तो नहीं अमेरिका की सऊदी अरब में नहीं है क्या? ये एक दूसरे, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ये दुनिया ऐसी चलती है। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का देते हैं। एक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव, इंडियन मीडिया और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की। श्री जाधव की पत्नी के जूते मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया। लेकिन सभापति जी, हमारी आशंका सच साबित हो रही है। अब 2 दिन से टीवी में चल रहा है, कभी कहते हैं जूते में कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी, कभी कहते हैं रिकॉर्डर था। इससे ज्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती सभापति जी। इन्हीं जूतों को पहनकर जाधव की पत्नी 2 फ्लाइट्स में गई है। यहां से एयर इंडिया में गई दुबई, और वहां से एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर के वो गई इस्लामाबाद। चलिए, आप कह सकते हैं कि शायद एयर इंडिया ने उसकी मदद कर दी होगी, लेकिन एमिरेट्स जैसी फ्लाइट में जो दुबई से इस्लामाबाद तक सफर कर सकी, जहाँ पूरा सिक्योरिटी चेक हुआ,
वहां किसी को रिकॉर्डर नजर नहीं आया, किसी को चिप नजर नहीं आई, किसी को। लेकिन पाकिस्तान में पहुंचने के बाद, और अगर उसमें चिप थी तो ये जो इतना बड़ा मीडिया का तमाशा खड़ा कर रखा था, उसी समय दिखाना चाहिए था कि इसके अंदर ये चिप है। लेकिन अब शरारत करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूं इट इज एन एब्सर्डिटी बियॉन्ड मेजर। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव और उनके अपने अहले खाना के साथ मुलाकात, उसके बाद इंडियन प्रोपेगेंडा, और आज आपने सुना कि किस तरह से वज़ीर ख़ारजा, उनकी वज़ीर ख़ारजा ने बात की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ वक्त देने का। मुशर्रफ, अब दो रोज़ गुजर गए, बहुत बात हुई इंडियन मीडिया पे भी, पाकिस्तानी मीडिया पे भी। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मुलाकात से कोई फ़ायदा हासिल हुआ या नुकसान ही हुआ है? देखिए, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था, जो मैं समझता हूँ जिसमें वो कामयाब भी हुआ है कुछ हद तक, कि पाकिस्तान को किसी चीज़ से छुपने की या छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दहशतगर्द था, जासूसी तो कर ही रहा था, लेकिन जासूसी के बेस में इसने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, दहशतगर्दी करवाई पाकिस्तान में। ये पकड़ा गया। अब हिंदुस्तान को इसके पकड़े जाने पे बड़ी तशवीश इसलिए है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन देना चाहता है कि पाकिस्तान ही जो है वो कोक है जहाँ से सारी दहशतगर्दी दुनिया की जन्म लेती है। लेकिन हमें ये अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान का बहुत अरसे से पाकिस्तान में और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करवाने का एक तसलसल जो है वो तो लेट 1960s से चला आ रहा है, और 1971 का जो सानिया हुआ उसमें एक बड़ा रोल जो है वो हिंदुस्तानी प्रोमोटेड दहशतगर्दी थी। उस कामयाबी के बाद, जिसमें हमारी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ और नाअहलियाँ भी शामिल थी, उस कामयाबी के बाद अब बहुत अरसे से, क्योंकि कश्मीर पे इनको मुंह की खानी पड़ी है और खानी पड़ती रहेगी, क्योंकि कश्मीर का मसला इसलिए है कि हिंदुस्तान वहाँ ज़्यादती करता है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सपोर्ट करता है। तो ये सारा कुछ करके देख के, और ख़ास तौर पर मुंबई के बाद, अब इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है। अब इंडिया ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तारीफ़ हो और पाकिस्तान के बारे में बात की जाए। तो फ्रॉम दैट एंगल ये जो हमने मीटिंग करवाई एक दहशतगर्द और उसकी फैमिली के दरमियान, इसमें किसी तरह से भी पाकिस्तानी रियासत ने ना कोई बदतमीजी मैं समझता हूँ कि ये ना कोई गलती की। अगर वो बीच में शीशे का वो था, तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी की, जब एक कन्विक्टेड टेररिस्ट दूसरे साइड पे होता है। ये इवन अमेरिका में टेररिस्ट ना भी हो। लेकिन इसमें और जैसे उन्होंने जो तनकीद की है वो मंगलसूत्र की बात की कि, और ये भी कहा कि वो साड़ी पहनी हुई थी, शलवार कमीज पहनवाई, जूतों का बहुत बड़ा तनाज़ा। जितने भी मराहिल थे जिनसे गुजर के उनकी मुलाकात कराएगी, ये सारे मराहिल हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ तयशुदा थे। ये आज फॉरेन मिनिस्टर ने इसको एक्सप्रेस भी किया है। और मैं ये एक चीज़ जो हमें बुरी लगनी चाहिए, जिसकी तनकीद हमें करनी चाहिए, कि अगर नारेबाजी हुई उन दो औरतों पे, वो तो दहशतगर्द नहीं है, तो वो ठीक नहीं था। लेकिन वो रियासत ने तो नहीं करवाया, वो तो उधर जो लोग पाकिस्तानी लोग थे, उनमें कुछ शायद जर्नलिस्ट भी शामिल थे, वो जोश जज्बे में आके उन्होंने शायद इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों और इंडियन सहाफ़ियों को भी इस जंग में किस तरह से मिल गए हैं। मैं अभी भी ये कहूँगा, और बिल्कुल बड़े विदाउट अपॉलॉजी में ये कहता हूँ कि जिस हद तक हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, अभी भी पाकिस्तान में उसका, लेकिन हम पहुँच जाएंगे वहाँ अगर हम अपने आप को टोकेंगे नहीं, और अगर हम अपने आप पर एतमाद नहीं रखेंगे। हम एक बावकार और ज़बरदस्त लोग हैं, हम एक पुरुमीद और पॉजिटिव कौम है। हमने ये जो किया ये अच्छा किया, हमें और इस तरह का बर्ताव करते रहना चाहिए। अच्छा तो और ये याद रखना चाहिए कि आप जितना भी अच्छा बर्ताव कर लें हिंदुस्तान के साथ, ऐन मुमकिन है कि वो पलट के यही करेंगे जो उन्होंने किया, लेकिन हमें फिर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने दुनिया को बावर कराना है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान जो है वो अफजल और अहसन है, और बाकी जो है हमसे मुकाबला नहीं। तो ये इंटरनेशनल मीडिया में जाहिर है इसको काफ़ी कवरेज भी मिली है। ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था या लोकल ऑडियंस के लिए था? जाहिर है क्योंकि असर केस पे तो मेरा ख्याल है हर चीज़ जो है उनकी ड्यूल ऑडियंस, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया से जो मुंसलिक चीज़ें ड्यूल ऑडियंस होती है कि ICG का केस ऑब्वियसली जो एक पेचीदा केस बन गया, काउंसलर एक्सेस वाला, एक वो इसमें एलिमेंट था।
اور ایک انٹرنیشنل اینگل ضرور تھا. لیکن یاد رکھیے انٹرنیشنل اینگل آپ جتنا بھی کریں, ہندوستان کی جو ریسورسز ہیں اور ہندوستان کی جو سفسٹیکیشن ہے, جس آپ سفسٹیکیشن کا ایک اچھا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں کم از کم انڈیا کے کانٹیکس میں, وہ چالاکی, جس چالاکی سے ایگزیکٹلی دیکھیں نا بالی ووڈ کے مطلب مائی باپ ہیں وہ, تو ان کو فلمیں بنانا آتی ہیں. ہم ابھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھ جائیں گے. ہم نے بھی کچھ چالاکیاں سیکھنی ہیں اور سیکھنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے. ہم فراغ دل, نرم دل, بڑے دل والے, جگر لوگ ہیں, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن ماننا پڑے گا مشرف کہ انڈین میڈیا نے بہت زیادتی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح کے بینرز اور ٹکرز کریں اور کرتے رہیں گے. لیکن جو ہمارے کچھ صحافی ہیں, انہوں نے جس قسم کے سوال اور جس طرح سے پوچھا, چیخ چیخ کے ہراساں ایک طرح سے کر رہے تھے, یہ کیا ریاکشن ہے ٹو دی انڈین میڈیا, اور واز دس فیڈ فرام سم ویئر ایلس؟ این ممکن ہے کہ یہ فیڈ بھی ہوا, اور این ممکن ہے کہ ایک نیچرل آرگینک ریاکشن بھی ہو, اور این ممکن ہے کہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہوں. لیکن اس میں ہمیں بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے, ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے جذبات اوپر کی طرف آئیں. اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, بات ہو رہی تھی کسی بھی ایشو پہ, جذبات جو ہے وہ اوپر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو طریقہ انسان کا, جو ہمارے خاص طور پہ ایز اے مسلم فار می, جو ہمارے دین کا طریقہ ہے کہ ہمیں احسن اور افضل کیوں بولا گیا ہے, اشرف المخلوقات ہم کیوں ہیں, کیونکہ ہمیں عقل کا اور ذہن کا شرف دیا گیا. تو اس عقل کا ہم استعمال کرتے ہوئے ہم نے دشمن کو مواقع نہیں دینے کہ وہ جو ہے کوئی چیز نکال سکے, نقص نکال سکے ہم میں. تو اس عمل سے جو نعرے بازی یا جو چیخ چلانا جو تھا, اس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستانیوں کو بلکہ ہندوستان کے کئی سارے حمایتی جو ہیں ان کے, خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا میں, وہ جس طرح سے مڑوڑ کے اس کو پیش کر رہے ہیں, وہ موقع ہم نے ان کو ہاتھ میں تھما دیا. وہ گفٹ ہمیں نہیں دینا چاہیے اپنے دشمنوں کو. تو یعنی کہ ہم نے کس طرح سے یہ موقع دیا کہ بھائی وہ جب ہم نے اتنا زور زور سے چیخے, اور ان دو عورتوں پر جو ہے وہ سوالات کی برسات جو تھی, وہ اگر ہم وہ موقع نہ دیتے تو یہ ہم پہ ٹویسٹ کرنے اور بھی بے وقوف لگتے. ابھی بھی پاکستان حق پہ ہے, اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے غلط ہے, لیکن اس کی جو کانٹیکسٹ ہے یا اس کو جو میگنیٹیوڈ ہے, وہ کہیں زیادہ پاکستان کے فیور میں ہوتا اگر وہ کلپ جو ہے وہ نہ ہوتی. اچھا, اس سے تعلق ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اب انڈیا پاکستان کے درمیان ایک امن کے لیے قائم کرنے والے ایک کارکن رضا خان, تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے, وہ ابھی تک گم شدہ ہیں. تو اگر ہم اس تناظر میں دیکھا جائے, ان کی گمشدگی ابھی تک وہ واپس نہیں آئے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. دیکھیے 2 دسمبر کو یہ نوجوان جو ہے یہ غائب ہوا تھا, اور اب 2 جنوری آنے کو ہے, تقریباً ماہ گزر جائے گا. جی ہاں, اور ہمیں نہیں وہ کہاں ہیں. یہ بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں ایک لیول پہ تو بہت سادہ کیس ہے. یا تو بطور پاکستانی سب پاکستانیوں کو کچھ بنیادی حقوق حاصل ہیں, یا وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی ہیلڈ ان مطلب بیسکلی پھر کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن کیا وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو ان کے 2 صحباب ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن کے قیام کے لیے کام کر رہے تھے. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کے لیے قیام تو جنرل مشرف بھی کر رہے تھے, کافی حد تک جنرل کیانی نے بھی کیا, میں تو سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ بھی کر رہے ہیں. کیا امن کے قیام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈیفنسز جو ہے اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہے نا؟ تو یہ امن کے قیام کے لیے نہیں. اگر کوئی شخص لیٹ سے کوئی نوجوان ہے اور بھٹک گیا ہے, ہم ورسٹ اسیوم کرتے ہیں اس نوجوان کے بارے میں. ہم یہ اسیوم کریں کہ اس بیچارے کو یہ بھٹکا ہوا تھا, یہ بڑا شعر و شاعری پسند ہے, اس کو لٹریچر پسند ہے, اس ٹائپ کا یہ لبرل ٹائپ بچہ ہے, وہ کہیں جو ہے کسی انڈین انٹیلیجنس کے اس کے جال میں پھنس گیا. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو غائب کر دیا جائے, یا اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بٹھایا جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کے دوستوں کو سمجھایا جائے, ان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ ریاست جو ہے یہ تو دفاعی طور پہ جو کچھ کرتی ہے اپنے دفاع کے لیے کرتی ہے, اور ان کو یہ دکھایا جائے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. کیا لوگوں کو آمادہ کرنے کا طریقہ جو ہے ان کو غائب کرانا ہے, ان کو مار پیٹنا ہے, ان کو گالیاں دینا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ تو نہیں, اور اس کا ظاہر ہے اب ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ سراغ لگایا جائے گا. عمر شرف بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسحاق ڈار گئے, نئی اقتصادی ٹیم مقرر ہو گئی ہے, کچھ بدلے گا؟
वज़ीर आज़म ने मईशत पर काबू पाने के लिए अपने नए खिलाड़ी तैयार कर लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल मुशीर खजाना और राना अफजल को वज़ीर मुमलकत खजाना का ओहदा दिया गया है। क्या ये इक़दामात मुल्क की मईशत पर कुछ फ़र्क डाल सकेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम हुसैन। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले खुर्रम, मिफ्ता इस्माइल, राना अफजल खान, कैन दे टर्न थिंग्स अराउंड? टर्न थिंग्स अराउंड तो आई एम श्योर अगर इनको वक्त मिले और इनको वो कंडीशंस मिले जिसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर काम कर सकता है तो बाय ऑल मींस, लेकिन अभी आपने सर्कमस्टांसेस को देखना है, लोगों को नहीं। और सर्कमस्टांसेस ये हैं कि इनके पास वक्त बहुत कम है, मैक्सिमम 5 महीने रह गए हैं इस गवर्नमेंट की टर्म में। और नंबर 2, पॉलिटिकली इस गवर्नमेंट की पोजीशन अभी बहुत वीक है। वैसे ही जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी टर्म के एंड पे आ रही होती है तो उनके लिए कोई बहुत मेजर स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है उस मौके पे। इनके लिए तो ऑलरेडी जो सियासी माहौल है आजकल उसमें मज़ीद और मुश्किल आई हुई हैं। और जैसे वक्त भी कम है, लेकिन जो वादे किए गए, मिफ्ता साहब ने जो कहा है कि वो टैक्स नेट को उसको वसी करेंगे, ऑफशोर टैक्स जो एमनेस्टी स्कीम है उसको मुतारिफ करवाएंगे। इसमें देखें, गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली जो प्रायोरिटीज़ लिस्ट की हैं वो टैक्स और फिस्कल साइड पे की हैं। अब वो किस ज़बान में उसको आगे बयान कर रहे हैं वो एक्चुअली सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की बात है। टैक्स नेट ब्रॉडन करना तो पिछले 30 साल से हुकूमतें ट्राई कर रही हैं। इन कंडीशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में एक टीम आए जो फ्रेश स्टार्ट लेके 5 महीने के अंदर ऐसा गोल कर सके, वो तो रियलिस्टिक नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इशारा टैक्सेस की तरफ है कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। और यहाँ पे अंबर मुझे जो नज़र आ रहा है अब होएगा ये मेरे ख्याल में कि आने वाले महीनों में फिस्कल रिक्वायरमेंट्स यानी कि रेवेन्यू की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मज़ीद और इंक्रीज़ करेंगी जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगी और हैंड ओवर इंटरिम गवर्नमेंट को करीब आएगा। और मेरे ख्याल में अब मिफ्ता इस्माइल को ये बताया गया है कि हमें रेवेन्यूज़ की ज़रूरत होएगी, हमें सेल्स टैक्स, हमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी वो सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए हमने उनके सेल्स टैक्स रिफंड्स जो हैं उनको भी प्रोसेस करना है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे काफ़ी हैं जो कंप्लीशन स्टेज की तरफ आ रहे हैं। अब एक मैसिव रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स जो है ना उनमें इंक्रीज़ ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको ब्रीफ ये किया गया और यानी कि इसका यही मतलब है खुर्रम के जो इसाक डार ने द मेस दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो उन्होंने थोड़ा बहुत जो उनकी कोताहियां, गलतियां, खामियां जो थी, ही हैज टू क्लीन अप दैट मेस। वेल, I'm not sure I would describe it as a mess on the revenue side, Amber. It's a mess on the external side. एक्सपोर्ट्स जिस तरह से हमारे गिरे हैं वो उसने एक बहुत मेसी सिचुएशन लाजमी क्रिएट कर दी है। वो चीज़ 5 महीने में किस तरह से रिवर्स होएगी मुझे नहीं समझ आती। वो पिछले 1 साल से कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग मुख्तलिफ मेजर्स लाने की, लेकिन वो चीज़ रिवर्स हो नहीं रही। अब जाके उन्होंने एक्सचेंज रेट में भी एक एडजस्टमेंट लेके आए हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली होना ये है जो मुझे नज़र आ रहा है कि रेवेन्यूज़ के लिए मिफ्ता इस्माइल को जाना पड़ेगा बिज़नेस कम्युनिटी के पास और कहना होगा कि हम मज़ीद और टैक्सेस आपके ऊपर लगाने में मजबूर हैं। बिज़नेस कम्युनिटी कहेगी कि भाई हमारे तो एक्सपोर्ट्स और हमारे जो आमदनी है वो ऑलरेडी इतनी गिर रही है, आप मज़ीद टैक्सेस लगा के और उसके ऊपर हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनकी लिक्विडिटी क्रंच को और ख़राब कर देंगे सूरत हाल। बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इनसे मांगेगी इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट जो है वो इनसे मांगेगी रेवेन्यू। इन दो के बीच में अब मिफ्ता इस्माइल किस तरीके से अपना बैलेंस निकालते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में ये होगा आने वाले 5 महीनों में। इसलिए और ये भी याद रखने की और खुर्रम इस पे ये भी याद रखने की ज़रूरत है जो ताजिर बिरादरी है वो काफ़ी हामी रही है हुकूमत की, नून लीग की। जी, इसमें ताजिर देखें, अगर ताजिर बिरादरी तो फ़िलहाल रेवेन्यू साइड पे इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहे। अगर उन्होंने अगले 5 महीने में रेवेन्यू निकालना है इसी सिस्टम से तो टैक्स नेट को ब्रॉडन करना तो एक बहुत लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वो प्रोजेक्ट बनता है। 5 महीने में अगर आपने करना है तो जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं टैक्स नेट के अंदर उनके ऊपर ही मज़ीद और बर्डन आपको डालना पड़ेगा। वहाँ पे ऑलरेडी जो फीडबैक गवर्नमेंट को मिल रही है कि आपने जिस हद तक ऑलरेडी स्क्वीज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आपने ऑलरेडी कर दिया है, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं रह गई उस एंड पे। और अगर आपने और करने की कोशिश की तो आपकी जो ग्रोथ रेट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रेट जो बड़ी मुश्किलों से अभी इंक्रीज़ की तरफ गया है पिछले 1-2 सालों में, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो इसमें
जी खुर्रम, माफ़ कीजिएगा बात काट रही हूँ, लेकिन अब ये भी तो था ना कि अब अगर इस साल की बात करें तो आधे वक्त तो इसाक डार साहब मसरूफ़ थे या फिर मुल्क छोड़ के चले गए, उसके बाद उन्होंने अपना छुट्टी ली अपनी वजारत से। हाँ देखें, अब एक फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर की तो शदीद ज़रूरत थी। फाइनेंस डिवीज़न इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी रन बाय रिमोट कंट्रोल, एंड टू इसमें जो डिटेल्ड काम होता है, उसमें जो डे टू डे जिसके लिए अटेंशन चाहिए होती है, इट्स टू इम्पॉर्टेंट कि वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने हाथ में रखें। इट कांट बी डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वर्क ऑफ द फाइनेंस डिवीज़न। तो ज़रूरत तो थी यहाँ पे शदीद। अब इतना डिले इनको क्यों हुआ है उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, इतना पता नहीं है। अलबत्ता ये वाला फॉर्मूला कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिफ्ता इस्माइल एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके नीचे होगा जो पॉलिटिक्स को संभालेगा, पॉलिटिक्स ऑफ द रेवेन्यू एंड पॉलिटिक्स जो फाइनेंस डिवीज़न में होती हैं, एक्सप्लेनिंग द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी टू पार्लियामेंट, ये वाले जो काम है उसके लिए एक वो उस ऐसे शख्स को रखना है जिसके पार्लियामेंट में ताल्लुकात अच्छे हों। और नंबर 2, एक साइड पे आपने टेक्नोक्रेटिक किस्म के शख्स को रखना है जिसको बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों और जिसको बिज़नेस और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की समझ हो। तो वो फॉर्मूला तो अब ये लोग ले आए हैं, इन प्लेस तो डाल दिया है, लेकिन अब ये आने वाले दिनों में एक बैलेंस किस तरह से प्ले करते हैं अपना, वो देखना होगा। मेरे ख्याल में बेस्ट है कि शॉर्ट टर्म गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहना है कि ये तो मुशर्रफ फॉर्मूला है, विच इज़ आयरॉनिक कि कितनी तनकीद वो करते हैं मुशर्रफ पर। नहीं, आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर है। यही फॉर्मूला पीपीपी गवर्नमेंट ने भी पहले यूज़ किया है, उनके भी नॉन पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं, और उनकी फिर एक क्रिटिसिज्म इनफैक्ट ये होती थी कि नॉन पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे हफीज़ शेख या शौकत तरीन स्टाइल, जिनको भी बाहर से लाया गया था, उनकी फिर अपने कैबिनेट कॉलीग्स के आपस में स्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो पॉलिटिक्स के नीचे रहती थी, पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट रहती थी। जब डार साहब आए हैं इस पोजीशन में तो एक बात जो यही कही गई थी कि फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओनरशिप मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल शख्स जिसके जो अपने कैबिनेट कोलीग्स को के साथ एज एन इक्वल बात कर सकता है। लेकिन उसमें भी फिर यही लग रहा है कि काफ़ी हद तक उनकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्टेड रही थी सियासत की तरफ, जो बहुत ज़्यादा कमेटीज़ के ऊपर उन्होंने खुद, उनका स्टाइल एक था सेंट्रलाइज करना, कि हर चीज़ अपने हाथ में ले लेना, हर फैसले को खुद करना अपने हाथ में। आई थिंक इवेंचुअली उनकी दो वीकनेसेस थी, एक जो इकोनॉमी के अंदर इम्बैलेंसेस पैदा हो रहे हैं, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन साथ साथ इम्बैलेंसेस भी पैदा हो रहे हैं, और नंबर 2 उनकी जो लीगल डिफ़िकल्टीज़ थी कि नवाज़ शरीफ के साथ जो क्लोजनेस थी उनकी, उसी क्लोजनेस की वजह से पैनामा का जो फॉल आउट आया है वो फिर उनके ऊपर भी आया है। अब इन दो वीकनेसेस में से पहली आके कौन सी उनको पकड़ लेगी, दिस वाज द बेट। और मेरे तो नज़र में और जाहिर है अब देखना है कि दो जो नए टीम फाइनेंस के टीम है वो किस तरह से काम कर सकेगी। खुर्रम हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।